हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर का एनालिसिस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि आपको इस शेयर में अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या ये इंडस्ट्री के मुकाबले ये शेयर अच्छा है कि नहीं। ये पूरा आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी आने वाली वीडियो होगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप किसी भी शेयर का एनालिसिस मिस नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक भी देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने जो पिछली वीडियो बनाई थी एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, उसके अंदर मैंने आपको ये बोला था कि इंश्योरेंस का धंधा कभी भी बंद नहीं होगा और इंश्योरेंस के लिए, इन कंपनीज के लिए आपको महंगी रेटों पे शेयर खरीदना पड़ेगा और ये शेयर हमेशा महंगी रेटों पर ही मिलेंगे। तो इसीलिए आज हम एसबीआई लाइफ में भी कंपैरिजन देखेंगे कि क्या ये भी एचडीएफसी लाइफ जैसी इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो पूरा आपको इस वीडियो में आज पता चलेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, इसका नाम ही बता रहा है कि कंपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है। और अगर कंपनी की सर्विसेज की बात करें तो आप घर बैठे बैठे प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हो कि मतलब अगर आपको कोई सर्विस चाहिए, मतलब कोई इंश्योरेंस चाहिए जिसके अंदर लगभग 1 लाख करोड़ का सम एश्योर्ड हो, तो उसके लिए आप घर बैठे बैठे प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हो कि 1 मंथ का, पर ईयर का आपको कितना प्रीमियम देना पड़ेगा उस इंश्योरेंस के लिए। तो ये एक बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। और रिटायरमेंट प्लानर, चाइल्ड एजुकेशन प्लानर एंड टैक्स कैलकुलेटर, तो सब तरीके की सर्विसेज ये प्रोवाइड करवाता है। और ये तो नाम में बता रहा है कि ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसमें मैं ज़्यादा ब्रीफ में बात नहीं करूंगा। अब इसमें हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की, जो ज़्यादा मैटर करते हैं कंपनी के। अगर आपको कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो देखिए, अगर मैं इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो ये लगभग 85,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो मोटा मोटा ये एक लार्ज कैप स्टॉक है। तो लार्ज कैप स्टॉक है तो एक बात तो ये खत्म हो गई कि कंपनी खासी बड़ी है, कंपनी का कारोबार खासा ही ज़्यादा है। और जब मैं ये सोच रहा हूँ कि एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ का आपके लिए कंपैरिजन लेके आ जाऊँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि आपको एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ के बीच में कंपैरिजन चाहिए। तो उसके लिए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। अब इसका पी रेशियो देखिए, इसका पी रेशियो 52.86 है, जबकि आप इंडस्ट्री का पी देखिए 75 का इंडस्ट्री का पी है। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर में भी अभी भी आपको सस्ते शेयर मिल रहे हैं, इंडस्ट्री के मुकाबले ये आपको खासा ही सस्ता मिल रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको 50% डिस्काउंट पे ये शेयर मिल रहा है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अगर इंश्योरेंस सेक्टर का कोई शेयर इंडस्ट्री के मुकाबले सस्ता मिल रहा है तो वो एक अच्छा संकेत है। इसमें ये संकेत है कि आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, इस कंपनी में वैल्यू नजर आ रही है। और ये बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। अगर आप कंपनी की बुक वैल्यू देखोगे तो 87.43 की बुक वैल्यू भी है, जबकि इसका प्राइस टू बुक रेशियो आप देखोगे तो वो निकल कर आता है, सॉरी वो गलती से एग्जिट हो गया था, सॉरी। देखिए, अब इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखिए, इसका प्राइस टू बुक रेशियो है 9.74। तो ये लगभग 10 गुना इसके प्राइस, इसके जो बुक वैल्यू है उससे ये 10 गुना अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, ये खासा भी सस्ता आपको मिल रहा है। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर है ये, तो इंश्योरेंस में मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि शेयर आपको महंगे ही खरीदने पड़ेंगे और बेचने भी महंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि ये धंधा कभी बंद नहीं होगा। तो इसलिए इसके शेयर भी आपको कभी भी सस्ते रेटों पर नहीं मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो खासा अट्रैक्टिव है। ये इसको अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हो तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो 15 से 20 गुना करके देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि आपको कितना रिटर्न एसबीआई लाइफ दे सकता है। अब बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आप इसकी अगर फेस वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो कंपनी के शेयर की, एक शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये। और अगर मैं कंपनी के डिलीवरेबल्स की बात करूं तो वो भी 36% है। तो डिलीवरेबल्स भी खासे अट्रैक्टिव है। ये दिखा रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको शेयर थोड़े से अच्छे रिटर्न दे सकता है।
अब कंपनी की टॉप लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए पिछले 4 सालों से कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। 2017, 18, 19 तीनों साल कंपनी का जो रेवेन्यू, जो कि कंपनी की टॉप लाइन होती है, उसमें आप देख सकते हो कि लगातार आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। लगातार कंपनी के रेवेन्यूज में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आप 2020 में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि थोड़ा सा माइनर सा कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। लेकिन इसको मैं गिरावट नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा एक हल्का सा गिरावट मेरे ख्याल से चलता है, ये एक रीजनेबली ओके वाली बात इसको मैं बोलूंगा। अब अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट की बात करूं तो भाई साहब कंपनी का रेवेन्यू ऑल्दो भले 20 में गिर गया है, लेकिन कंपनी के प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं जो कि कंपनी की बॉटम लाइन होती है, तो वो तो हर साल बढ़ रही है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। मैं एक्चुअल फिगर से आपको इनकम स्टेटमेंट में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको चार्ट से बता रहा हूं। आप चार्ट से देख सकते हो कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर साल बढ़ रही है और इसमें कोई भी दिक्कतें वाली बात मेरे को नजर नहीं आ रही है। अब आप कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग देखिए, कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी काफी अट्रैक्टिव है। आप देखिए 60% की इसकी प्रमोटर होल्डिंग है, तो ये एक बहुत बढ़िया मानी जाती है। उसके बाद अगर आप और प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी के मेन ओनर्स होते हैं वो प्रमोटर्स होते हैं। अब अगर आप इसकी म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखोगे तो भाई साहब ये भी लगभग 5.5% की होल्डिंग भी म्यूचुअल फंड के पास है। अब अगर मैं DII की बात करूं तो DII के पास भी लगभग 7% की होल्डिंग पड़ी हुई है और FII की होल्डिंग लगभग 25% पड़ी हुई है इसके अंदर। कभी आपने ये गौर किया कि मतलब जितनी भी लार्ज कैप कंपनी है उसके अंदर FII का मिनिमम स्टेक 10% तो है ही है। तो आपको क्या इसके बारे का फैक्ट पता है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर मैं अगला वीडियो में मैं खुद आपको बताऊंगा। आपने देखा होगा कि FII का जो स्टेक होता है वो लार्ज कैप कंपनीज में ज्यादा होता है और स्मॉल कैप कंपनीज में FII का स्टेक होता ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर किसी को पता हो तो देखिए FII की होल्डिंग भी 25% है। वैसे ऑल्दो जिसमें FII की होल्डिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड एंड DII, तो वो थोड़ा सा रिस्की स्टॉक कहलाता है। क्योंकि FII मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि FII अपने पर्सनल के लिए मतलब एक स्टॉक थोड़ा अच्छा खासा भाग जाता है, तो पैसा निकालने में वो ज्यादा स्पीड से रहते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। अब अगर मैं कंपनी की अदर पार्टीज यानी कि आपके और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर लगभग 6.5% की होल्डिंग हमारी पड़ी हुई है। तो देखिए एक तरीके से मोटा मोटा 93% का स्टेक बड़े लोगों के पास पड़ा हुआ है और इसमें मेरे को कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और ये एक संकेत भी है कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए खासी अच्छी है और अट्रैक्टिव भी है। अब मैं यहाँ पे कंपनी का ये जो एक फैक्टर है ये थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन जिसको मैं एक तरीके से पॉजिटिव भी बोलूंगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए पिछले साल कंपनी के जून में प्रमोटर होल्डिंग था 67% और उसके बाद मोटा मोटा लगभग ये 1 साल 3 महीने बाद कंपनी के जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 60% हो गई है। मतलब 60% की होल्डिंग में आपको गिरावट देखने को मिली है पिछले 1 साल 3 महीने में। तो ये एक मैं बोलूंगा कि ये बहुत एक गलत फैक्टर है, क्योंकि अगर प्रमोटर होल्डिंग कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है तो वो कंपनी के लिए एक रेड फ्लैग है। मतलब अगर कंपनी के प्रमोटर्स कोई मतलब अगर जो कंपनी के मेन ओनर्स हैं उन्हीं की होल्डिंग अगर हर साल कम हो रही है तो वो क्या संकेत दे रही है कि उनको अपनी कंपनी के खुद की कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है। तो देखिए अगर कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे भरोसा नहीं होगा तो ये एक अच्छी बात नहीं मानी जाती है। लेकिन अगर 100% में से ये अभी 60% है, अगर ये लगभग 60% अभी रहती है और अब और नहीं गिरती है तो जब तक के लिए ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। अगर ये यहां से और गिरती है तो इसको मैं नेगेटिव बोलूंगा और ये भी बोलूंगा कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रमोटर होल्डिंग यहां से और गिरती है तो सीधी बात है कि प्रमोटर्स को ऐसा लग रहा है कि कंपनी आगे जाके कुछ घपला करने वाली है, या तो कंपनी का धंधा बंद होने वाला है या तो कंपनी का धंधा कम हो रहा है, ऐसा संकेत उनको नजर आ रहा होगा। इसीलिए वो अपने टाइम से टाइम अपने स्टेक को पब्लिक में दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको प्रमोटर होल्डिंग टाइम से टाइम देखना चाहिए और ये देख के अपने इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। अब ये देखिए
मैं आपको कंपनी की टॉप लाइन को एक्चुअल फिगर्स के साथ समझाता हूं। देखिए 1292 करोड़ कंपनी का 2018 में था, मार्च 2018 तक। फिर उसके बाद वो बढ़कर हो गया 1517, मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको यहां पर देखने को मिल गया 20% का। उसके बाद यहां से फिर से आपको ग्रोथ देखने को मिला, फिर वापिस आपको 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला कंपनी की टोटल इनकम में। तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छा फैक्टर है, और ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और पिछले 3 सालों से कंपनी का 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अगर आप कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट देखोगे तो वो जीरो है, इसीलिए आपको जो इंश्योरेंस के जो शेयर है वो मिनिमम 50 के ऊपर के पीई पर ही मिल रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि जो कंपनियां डेट फ्री होती है और एक तरीके से यहाँ पर इंश्योरेंस वाला फैक्टर भी आ गया, तो ये शेयर आपको महंगे रेटों पर ही खरीदने पड़ेंगे, सस्ते रेटों पर ये शेयर आपको कभी नहीं मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाई चांस मार्केट अगर फैक्टर इन कर देता है तो वो बात अलग है। अब अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट, जो कि कंपनी की बॉटम लाइन कहलाती है, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आप देखिए कि लगभग 20% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि कंपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। मेन बात ये आप देखिए, मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि कंपनी का अगर डेट नहीं होता है तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। यहां पर आप देखिए कंपनी ने लगभग 1900 करोड़ की टोटल इनकम कमाई, तो उसके बाद कंपनी के एक्सपेंडिचर लगभग 550 करोड़ के थे, ठीक है। फिर उसके बाद कंपनी का कोई इंटरेस्ट पेमेंट था ही नहीं, और कंपनी का सिर्फ टैक्स पेमेंट था। तो आप देखिए कंपनी का मुनाफा कितना निकल कर आ गया, 1422 करोड़ का कंपनी को मुनाफा निकल कर आ गया, जबकि सिर्फ 2000 करोड़ का कंपनी को रेवेन्यू मिला है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का कितना मार्जिन परसेंटेज रह जाता है। अब अगर यहाँ पे कंपनी ने अगर उधारी ली होती, तो अगर कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट ही कंपनी का यहाँ पे 400-500 करोड़ का हो जाता, तो आप देखिए कंपनी की मार्जिन परसेंटेज कंपनी के कितने कम हो जाते। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिस कंपनी में डेट नहीं हो, या फिर नी के बराबर की जिस कंपनी का डेट हो, उसी कंपनी में आपको निवेश करना चाहिए। अब यहां पर आप कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी आपको हर साल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और हर साल लगभग 10% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको कंपनी के अर्निंग पर शेयर में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी का ईपीएस भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दिखा रहा है। अब अगर मैं कंपनी के बुक वैल्यू की बात करूं तो आप देखिए कंपनी की बुक वैल्यू भी हर साल लगभग 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखिए भाई साहब, बुक वैल्यू भी खासी अच्छी है, अर्निंग पर शेयर भी कंपनी का खासा अच्छा है। तो दोनों ही चीजें पॉजिटिविटी इंडिकेट कर रही हैं, और ये बता रही हैं कि कंपनी आगे चल के भी ऐसा परफॉर्म करने में दिख सकती है। अब ये देखिए कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप, 2018-19 में तो ये 90% के लगभग था, लेकिन मैं 72% को भी मैं सही बोलूंगा। क्यों? क्योंकि अभी मेन दिक्कत क्या हो गया है कि कोविड के चलते कंपनी के थोड़े बिजनेस पे थोड़ा असर पड़ा है, तो उसी के चलते मार्जिन परसेंटेज में आपको गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि इसके चलते थोड़ा सा कंपनी का जो अदर इनकम है उसमें थोड़ी सी गिरावट है, इसलिए। अब अगर मैं कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज की बात करूं तो इसमें तो ऑल्दो आपको पता है कि कोविड के चलते हर बिजनेस के एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं, तो उसी की यहाँ पर भी आपको वही नजर आ रहा है, और इसी के चलते कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, तो कंपनी के अगर एक्सपेंसेज बढ़ेंगे तो इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखिए अगर आपको 100 रुपये, मतलब अगर आप 100 रुपये अगर आपको मिल रहे हैं, उसमें से आपका 70 रुपीज अगर आपका प्रॉफिट है, तो आप देखिए आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हो जाएगा। तो देखिए आपके तीनों मार्जिन रेशियोज में कंपनी का 70% का मार्जिन परसेंटेज है। तो देखिए कंपनी मुनाफा कितना कमा रही है। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, और ये धंधा कभी बंद नहीं होगा। ये शेयर आपको हमेशा महंगे रेटों पर ही खरीदने पड़ेंगे और महंगे रेटों पर ही बेचने पड़ेंगे, क्योंकि इसके लिए लोग प्रीमियम प्राइस देने को भी रेडी है। जैसे कि आप एप्पल के फोन को खरीदते हो, आईफोन को खरीदते हो, तो तब आप उस प्रीमियम प्राइस के फोन को आप खरीदने की कैपेसिटी रखते हो या नहीं रखते हो? आप देते हो कि नहीं देते हो उसके लिए प्रीमियम प्राइस?
क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या 1 लाख का आईफोन क्या सही में 1 लाख की उसकी कॉस्टिंग होती है? ऐसा नहीं है। उस आईफोन की कॉस्टिंग सिर्फ 30 से 40 हज़ार की होती है, तो फिर भी लोग उसके लिए प्रीमियम प्राइस देते हैं। वैसे ही इंश्योरेंस के लिए भी लोग प्रीमियम प्राइस देने को रेडी होते हैं। और ऐसे ही कंपनी के जो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो FII DIs है, उनको पता है ये बात, इसीलिए लोग इसमें प्रीमियम प्राइस पर भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब देखिए कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज है वो हर साल कांस्टेंट नजर आ रहा है और यहाँ पर भी एक पॉजिटिविटी आपको नजर आ रही है। अगर आप अभी कोई भी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट देख लोगे, मतलब एक सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट, तो आपको मिनिमम या मैक्सिमम 10% से ज्यादा का इंटरेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर SBI लाइफ का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, मतलब जितना कैपिटल वो लगा रहे हैं उस पर उनको 16% का मुनाफा हो रहा है। अगर मैं मोटा मोटा मान के चलूँ तो 17% का मुनाफा इनको उनकी इक्विटी का पर हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि बिजनेस बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है और एज कंपेयर्ड टू इन्फ्लेशन ये 3 गुना परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन की रेट है 6%, अगर उसके मुकाबले ये लगभग 16-17% कर रहा है, तो 3 गुना बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है इन्फ्लेशन के मुकाबले। अब कंपनी के ROC की अगर मैं बात करूं तो इसमें ऑल्दो गिरावट जरूर है, लेकिन इसको मैं रीजनेबली ओके बोलूंगा। अब अगर मैं कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूं तो वैसे तो आपको पता है कि कंपनी के एसेट थोड़े खासे बड़े होंगे, लेकिन अभी कोविड के चलते देखिए ये जो डेटा है वो मार्च 2020 तक का है। तो कंपनी का जो मार्च वाला क्वार्टर था उसमें आपको सभी को पता है कि धंधा थोड़ा सा गिर गया था, क्योंकि लगभग 11-12 मार्च से ही ऑपरेशन बंद हो गए थे। तो उसी के चलते कंपनी के रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज में आपको गिरावट देखने को मिली है। अब ये देखिए कंपनी का करंट रेशियो इतना अट्रैक्टिव है। देखिए करंट रेशियो का मतलब और क्विक रेशियो के लिए मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है, क्योंकि अगर मैं उसको यहाँ पर समझाऊंगा तो वीडियो खासी बड़ी हो जाएगी, फिर आप बोलोगे कि वीडियो बहुत बड़ी है। तो इसीलिए उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हो। तो देखिए इसका करंट रेशियो 2018 के मुकाबले 2019 में भले ही गिरा, लेकिन अभी खासा अट्रैक्टिव है और अभी 1.93 पे ये चल रहा है। तो अगर करंट रेशियो 1 से ऊपर है तो इसको अच्छा माना जाता है और ये माना जाता है कि कंपनी को आने वाले 1-2 सालों में कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो खासी अच्छी है। अब अगर मैं कंपनी के क्विक रेशियो की बात करूं तो ये दोनों सेम ही है, क्योंकि क्विक रेशियो के अंदर थोड़ा क्लोजिंग स्टॉक वगैरह वो सब आ जाते हैं, तो इसीलिए ये दोनों नॉर्मल ही है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस वालों के पास तो कोई स्टॉक नहीं होता है। अब ये देखिए ये फैक्टर इतना बढ़िया है कि जिसके लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इस शेयर में आपको कोई भी प्राइस पे आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? देखिए आप 0.00 डेट, मतलब कंपनी का जो पूरा पैसा कंपनी ने लगा रखा है वो पूरा पैसा कंपनी के ओनर्स का है, कंपनी के शेयर होल्डर्स का पैसा है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स का पैसा है। तो देखिए अगर जो पूरा पैसा अगर कंपनी के ओनर्स का होगा तो कंपनी जो भी मुनाफा कमाएगी उसमें या तो आपको डिविडेंड देगी या तो वो वापस री इन्वेस्ट करेगी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो ये दोनों फैक्टर आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसा मैंने आपको हमेशा कहा है कि जिसका डेट होता ही नहीं है, जो कंपनियां डेट फ्री होती है वो हमेशा अच्छे से मार्केट में चलती है और उनके लिए लोग प्रीमियम प्राइस भी देने को रेडी होते हैं। अब अगर मैं इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करूं तो वो तो यहाँ पर देखने को बनता ही नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी डेट फ्री है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए कंपनी का सेल्स परसेंटेज देखिए आप 2018 में सेल परसेंटेज CAGR के फॉर्म में, मतलब जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है कंपनी का जो सेल्स में वो शो करेगा यहाँ पे। देखिए 2018 में मात्र 9%, फिर 6% की बढ़ोतरी देखने को मिली 2019 में, फिर वापिस से आपको 6% की मोटा मोटा 7% की आपको इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज देखूं तो ये लगभग निकल कर आता है 30 से 40% के बीच में। तो देखिए कंपनी का सेल परसेंट दिखा रहा है कि भले ही मार्च 2020 में कंपनी के जो क्या कहते हैं कि मतलब जो कोविड के चलते धंधे में थोड़ी दिक्कतें हो गई, लेकिन फिर भी कंपनी का CAGR बता रहा है कि धंधा अभी भी चल रहा है, इसमें कोई भी दिक्कतें वाली बात नजर नहीं आ रही है।
अब अगर मैं कंपनी के नेट प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले मतलब मार्च 2019 के मुकाबले ये थोड़ा गिरा है, थोड़ा मतलब 2% ही गिरा है। और अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो लगभग 10 से 15% गिरा है। देखिए नेट प्रॉफिट तो यार अभी कंपनी के कोविड के चलते एक्सपेंसेस ज्यादा हुए हैं, इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब ये देखिए कंपनी का जो ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है वो देखिए आप 406.35 बिलियन का कंपनी का ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम है। तो आप देखिए कंपनी कितनी बड़ी है, कितना मेन कंपनी का कारोबार है और कितनी बड़ी कंपनी है ये। और अगर मैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो इसमें भी 14.22 बिलियन। अब अगर कंपनी के नेट वर्थ की बात करूं तो ये भी 87.43 बिलियन। वैसे ये सब चीजें इतना मैटर नहीं करती है, तो मैं आपको मेन इसका जो प्राइस लेवल है उसके ऊपर लेके चलता हूं। अब ये देखिए कंपनी का जो शेयर है वो लगभग 846 रुपीज पे चल रहा है। अब आप ये बोल रहे होंगे कि HDFC लाइफ तो लगभग सिर्फ 650 रुपए में ही मिल रहा है, लेकिन देखिए अब दोनों की एक अलग अलग बात है, दोनों के अंदर एक राज छुपा हुआ है। अगर आपको वो राज को जानना है तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि आपको दोनों के बीच में कंपैरिजन वाला वीडियो चाहिए। अब देखिए ये शेयर चल रहा है लगभग 850 रुपये पे और पिछली बार ये लगभग थोड़ा 5 रुपये गिरा है, ये लगभग मतलब आधा % लगभग ये गिरा है। अगर मैं इसके ऑल टाइम हाई की बात करूं तो ऑल टाइम हाई इसका लगभग 1030 रुपये। तो 1030 से ये लगभग आपको मतलब इसके ऑल टाइम हाई से तो ये आपको 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें आपको करेक्शन मेरे ख्याल से पहले से ही हो गया है, क्योंकि इसका जो पी रेशियो था वो भी 52 रुपीज था, जबकि जो इंडस्ट्री का पी है वो 75 रुपीज चल रहा है। तो उससे भी ये संकेत हो गया था कि इस शेयर में पहले से ही करेक्शन हो गया है और इंडस्ट्री के मुकाबले आपको सस्ता भी मिल रहा है। तो देखिए ये लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी है, तो मैं कोई भी इंश्योरेंस का धंधा हो अगर उसकी एक मार्केट में उसका मार्केट शेयर अच्छा हो और वो कंपनी कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही हो हर सेक्टर्स में, तो मैं आपको हमेशा ये बोलूंगा कि उस इंश्योरेंस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ये धंधा कभी बंद नहीं होगा और ये शेयर आपको हमेशा महंगे रेटों पर खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि जिस कंपनी का इंश्योरेंस महंगे रेटों पर बिक सकता है, जिसके लिए लोग प्रीमियम प्राइस देने को रेडी है। प्रीमियम आप ये मत समझिएगा कि जो इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है, मतलब अगर महंगा प्रीमियम होगा तो भी लोग इंश्योरेंस खरीदेंगे। तो ऐसी कंपनियों में मैं चाहता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इसमें आपको कभी घाटा नहीं होगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो SBI लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म के लिए खासा बढ़िया है, HDFC लाइफ भी खासा बढ़िया है, और इसके बीच का कंपैरिजन का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो एट दी एंड इसका जो कंक्लूजन निकल कर आता है वो यही है कि आपको इस शेयर को हर गिरावट पे खरीदना चाहिए। और वैसे अगर अभी मार्केट करेक्ट भी करता है तो मेरे ख्याल से इसमें आपको ज़्यादा गिरावट नहीं मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर आपको 750 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से प्लीज़ अगर आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप कोई भी शेयर ढूंढ रहे हो तो ये शेयर उनमें से एक है। ये जितना गिरता है उतने गिरावट पे आपको इसमें लेना चाहिए, आपकी बाइंग कैपेसिटी के ऊपर। देखिए अगर आपके पास 10,000 रुपये तो एक बार में पूरा 10,000 रुपये मत डालिएगा, 1-2 हज़ार रुपये पहले डालें, फिर अगर और गिरता है तो और डालिए। अगर नहीं गिरता है तो आप पेशेंस की तरह बने रहिए, सिर्फ 1-2 शेयर खरीदिए। लेकिन अगर आपकी कैपेसिटी है कि आप 1 लाख रुपए डाल सकते हो तो 10,000 का इन्वेस्टमेंट कीजिए। मतलब पहले आप अपनी टोटल कैपिटल का 10% ही इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट करें। तो ठीक है, मैं होप करता हूं कि आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपकी कोई फेवरेट कंपनी हो जिसका एनालिसिस हमने अभी तक नहीं किया हुआ है तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो मैं उसके लिए भी वीडियो लेके आ जाऊँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।